Hey guys, how are you? Welcome to the online platform of Biochemistry. हमारा आज थर्मोडायनेमिक्स का 5th लेक्चर है और आपको थर्मोडायनेमिक्स मेरे हिसाब से, क्योंकि कमेंट्स के हिसाब से तो आपको थर्मोडायनेमिक्स अच्छी लग रही है, ठीक है। और थैंक यू इस चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि आपकी प्रिपरेशन घर बैठे अच्छे से होती रहे इस लॉकडाउन में, ठीक है। और ये लॉकडाउन हटते ही हमारा एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। और डीमोटिवेट मत होना। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी थर्मोडायनेमिक्स। और जो ये थर्मोडायनेमिक्स है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये 12 to 16 मार्क्स की आ जाती है एग्ज़ाम में, ठीक है। इससे ज़्यादा की भी आ सकती है, कम की नहीं आएगी। और इसके न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो हम साथ साथ टॉपिक कर रहे हैं, आपको उनके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने, कहीं से भी क्वेश्चंस लाके। अगर आपके पास नहीं है तो फिर मैं PDF फॉर्म में दे सकती हूँ, ठीक है। लेकिन आपको कहीं से भी क्वेश्चंस लाके इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 5। और हमने लास्ट लेक्चर में यूलर्स थ्योरम करी थी। एक बार मैं उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करती हूँ। देखो, हमने यूँ कहा था कि मान लो कि z इज़ अ फंक्शन है ऑफ x एंड y, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, dz लिखना है करली z बाई करली x विद कॉन्स्टेंट y dx, प्लस यही किया था हमने करली z बाई करली y dy विद कॉन्स्टेंट x। इसको हमने माना था m और इसको माना था हमने n। तो हमारे पास क्या आ गया था, dz इज इक्वल्स टू m dx प्लस n dy। फिर हमने कहा था यूलर्स थ्योरम मतलब कोई भी स्टेट फंक्शन कब होगा, इफ़ करली m बाई करली y एट कॉन्स्टेंट x इक्वल हो जाए दूर वाले को दूर वाले से, पास वाले को पास वाले से, करली n बाई करली x एट कॉन्स्टेंट y। ये होती थी यूलर्स थ्योरम, ठीक है। इसको अगर हम आगे देखें, अगर हम इसमें m की वैल्यू पुट करें, ये यूलर्स थ्योरम हो चुकी है, ठीक है। इसमें अगर हम m की वैल्यू पुट करते हैं, करली बाई करली y ऑफ m क्या है हमारे पास, करली z बाई करली x एट कॉन्स्टेंट y, और ये कॉन्स्टेंट x हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट करते हैं, करली बाई करली x ऑफ n इज करली z बाई करली y एट कॉन्स्टेंट x एट कॉन्स्टेंट y, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, करली स्क्वायर z बाई करली y करली x इक्वल हो करली स्क्वायर z बाई करली x करली y। ये भी अनदर फॉर्म ऑफ यूलर्स थ्योरम है। अगर ऐसे इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए तो इसका मतलब वो स्टेट फंक्शन है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि y को हमने इसमें क्या किया आगे, और इसको एक्सचेंज कर दिया, x पहले आ जाए y आगे। अगर ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब वो स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो ये फॉर्म बतानी थी मुझे यूलर्स थ्योरम की। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, शो दैट v इज़ अ स्टेट फंक्शन फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, ठीक है। तो आप सोचोगे कि हमारे एग्ज़ाम में ऐसे थोड़ी ना आएगा शो दैट, हमारे तो ऑब्जेक्टिव है, तो आपको ये करना ही है, चाहे आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव है तो भी, सब्जेक्टिव है तो भी, क्योंकि इससे आपको मेथड आएगा कि कैसे करते हैं और न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये सब आपको साथ साथ में नोट करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो हमें v इज़ ए स्टेट फंक्शन, आप कर सकते हो, इसको पॉज करके करो बाय यूलर्स थ्योरम से। किसी ने कमेंट में पूछा था कि हाउ वी कैन शो दैट एंट्रोपी इज़ अ स्टेट फंक्शन। तो अभी हम वो वाला क्वेश्चन भी करेंगे। एक बार आप ये वाला करो कि v इज़ अ स्टेट फंक्शन बाय यूलर्स थ्योरम से करना है हमें। तो हम करते हैं। देखो, आइडियल गैस के लिए पूछा है, तो PV इक्वल टू RT और V इज इक्वल्स टू RT बाय P, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, V इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो इसको यूँ अब इसका डिफ्रेंशिएशन करें, dV, तो क्या होगा, करली V बाई करली T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर dt, यही होगा, प्लस करली V बाई करली P एट dP एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। वही सेम, इसको हमने m मान लिया, इसको हमने n मान लिया, ठीक है। तो dV क्या होगा, अच्छा m ये है, तो फॉर आइडियल गैस
तुम इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। क्या होगा, देखो V RT/P होता है, इसको टेम्परेचर के साथ करोगे तो R/P हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही करली V/करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर निकालना है, तो विद प्रेशर करना है हमें, तो -RT/P² हो जाएगा। ये M हो गया हमारे पास और ये N हो गया, ठीक है। तो अब हम इसमें यूलर्स थ्योरम लगाएं अगर, तो क्या होगा, ये हो गया हमारे पास mdt प्लस ndp, ठीक है, dv। तो m को p के साथ, n को t के साथ, तो क्या होगा, करली m बाय करली p एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू होना चाहिए करली n बाय करली t विद कांस्टेंट प्रेशर, यही होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो मतलब v इज़ अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। तो m की वैल्यू हमें पता चल गई R/P, तो करली बाय करली p ऑफ R/P, ठीक है, विद कांस्टेंट टेम्परेचर। और यहाँ पे करली बाय करली t ऑफ n क्या है हमारे पास, -RT/P² विद कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे -R/P² हो जाएगा और इसका -R/P², तो ये दोनों इक्वल आ गए, मतलब V इज़ अ स्टेट फंक्शन, ठीक है। ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं कि कोई स्टेट फंक्शन नहीं है जो इसको फॉलो ना करे। जैसे हमने कौन से पढ़े थे, पाथ फंक्शन, वर्क, हीट एंड हीट कैपेसिटी आर पाथ फंक्शन, ठीक है। तो हम वो भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे चेक करो दैट वर्क इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन या फिर वर्क इज़ अ पाथ फंक्शन। करो आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो, वर्क इज़ नॉट अ स्टेट फंक्शन। अब हम आगे करते हैं। देखो हमने रिजल्ट्स लिखे थे, एक बार मैं वो दोबारा लिख रही हूँ। देखो हमने क्या था कि इंटरनल एनर्जी इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम इन केस ऑफ आइडियल गैस, मतलब करली U बाय करली V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या आया था, 0। ऐसे ही अगर हम प्रेशर के साथ देखें तो भी 0 आएगा, क्योंकि इंटरनली प्रेशर का भी नहीं है। ये हम लिख रहे हैं फॉर आइडियल गैस, ठीक है। ऐसे ही एंथैल्पी जो था वो प्रेशर का फंक्शन नहीं था, इन केस ऑफ आइडियल गैस 0 आया था ना, आपको याद होगा। ऐसे ही एंथैल्पी वॉल्यूम का भी फंक्शन नहीं है, तो क्या आएगा, 0। ये तो ये हो गई, ठीक है। ये हमने किए थे आइडियल गैस के लिए। वंडरवॉल के लिए भी हमने वैल्यू निकाली थी। अगर हम करली U बाय करली V एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर क्या आया था हमारे पास, A/V²। ये किसके लिए था, फॉर वंडरवॉल गैस। ऐसे ही इसको हमने πT नाम दिया था, आपको याद होगा, ठीक है। उस पिछले लेक्चर्स की प्रैक्टिस किए बिना आप आगे वाला लेक्चर बिल्कुल मत देखना, क्योंकि बिल्कुल समझ आ भी जाए एक बार, कभी याद नहीं रहेगा। तो पहले पिछले वाले लेक्चर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करो, बाद में आगे वाला। इन थर्मोडायनेमिक्स में तो स्पेशल ये बात अप्लाई होती है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम एंथैल्पी देखें इन केस ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो क्या वैल्यू आई थी, B-2A/RT। ये याद रख लो, ये फॉर वंडरवॉल इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें करली CV बाय करली V, CV हीट कैपेसिटी थी, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम विद कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, 0, ठीक है। और करली CP बाय करली P विद कांस्टेंट टेम्परेचर 0। देखो ये 0 होगा इन केस ऑफ आइडियल एंड वंडरवॉल, दोनों के लिए 0 होगा। लेकिन ये जो नीचे वाला है ये 0 होगा फॉर आइडियल गैस, ये वंडरवॉल के लिए 0 नहीं होगा। तो हम निकालते हैं कि कैसे निकालें इसका 0 आ गया, इसका नहीं आया, क्यों आया। तो हम ये फाइंड आउट करते हैं। आप भी कर सकते हो वीडियो पॉज करके, इतना सिंपल ही है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो अब हम करते हैं, तो अब हम ये फाइंड आउट करते हैं कि इसकी वैल्यू 0 होगी फॉर आइडियल एंड वंडरवॉल गैस। तो कैसे करोगे, CV की वैल्यू पुट कर दो, करली बाय करली V। CV क्या होता है, हमने पढ़ा था CV इज इक्वल्स टू, क्या पढ़ा था हमने, DU इज इक्वल्स टू CV dt फॉर 1 मोल।
तो CV क्या होगा du बाय dt एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये कर्ली u बाय कर्ली t लिख सकते हैं एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और ये कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हो गया, ठीक है, u लिख दिया हमने। अब u क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो इसका मतलब ये फॉलो करेगा यूलर्स थ्योरम को। और मैंने अभी यूलर्स थ्योरम की नई फॉर्म बताई है कि उसमें ना अगर हम नीचे करली y करली x था तो x को पहले और y को बाद में भी लिख सकते हैं, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, सिंस u इज अ स्टेट फंक्शन, तो इस t को हम पहले भी लिख सकते हैं और v को बाद में भी, मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं। ऐसे इन कांस्टेंट को भी एक्सचेंज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, करली बाय करली t करली u बाय करली v, बिकॉज u इज अ स्टेट फंक्शन, और t यहाँ और v यहाँ, ठीक है। तो ये भी यूलर्स थ्योरम ही है, ठीक है। तो और अब ये क्या है हमारे पास, पाई टी इंटरनल प्रेशर, पता होगा आपको। तो ये हो गया पाई टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अच्छा, अब हम आइडियल के लिए लेते हैं। तो आइडियल के लिए पाई टी की वैल्यू क्या थी, 0 थी, तो इसका मतलब ये पूरा क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो आइडियल के लिए तो आ गया। अब वंडरवॉल के लिए लें तो पाई टी की वैल्यू क्या थी, a बाय वी स्क्वायर थी, करली बाय करली टी ऑफ a बाय वी स्क्वायर। अब ये पूरा कांस्टेंट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन 0। तो ये आ गया हमारे पास वंडरवॉल और आइडियल दोनों के लिए 0 का। ऐसे ही अब हमें निकालना है करली बाय करली करली CP बाय करली P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये क्या आइडियल के लिए तो 0 होता है, लेकिन वंडरवॉल के लिए 0 नहीं होता। देखें कैसे, CP की वैल्यू पुट करें, CP वही अपन ने किया था, DH इज इक्वल्स टू CP dt एन CP dt। तो CP क्या होगा, करली H बाय करली T, करली बाय करली P ऑफ करली H बाय करली T एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हो गया बाहर कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब ऐसे ही H इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन, तो इसको हम एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो स्टेट फंक्शन होंगे उसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये करली बाय करली T ऑफ करली H बाय करली P, यहाँ टेम्परेचर और बाहर हो गया हमारे पास प्रेशर, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, इसकी वैल्यू हमने देखी है फॉर आइडियल के लिए क्या होती है। अगर हम आइडियल के लिए देखें तो इसकी वैल्यू होती है 0, तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0, ठीक है। अगर हम वंडरवॉल के लिए देखें तो इसकी वैल्यू अभी हमने लिखी थी क्या होती है, b माइनस 2a बाई आर टी। तो यहाँ पे पुट कर दो b माइनस 2a बाई आर टी। तो देखो ये टेम्परेचर का फंक्शन है, तो मतलब ये टेम्परेचर के साथ डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 0 तो आएगा नहीं, तो हम कहेंगे फॉर वंडरवॉल इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, हो गया। तो यही प्रूफ करना था आपको। अब हमें शो करना है, अब ये बात याद रखो कि ना जैसे एडियाबैटिक एक्सपेंशन या कंप्रेशन होता है तो उसमें चेंज इन टेम्परेचर कैसा होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। जैसे एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है तो हमेशा टेम्परेचर गिरता है, कम होगा, ठीक है, और एडियाबैटिक कंप्रेशन में हमेशा टेम्परेचर बढ़ेगा। कैसे, ये बहुत काम आएगा आगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स में आपको बहुत काम आएगा कि मतलब इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज, और कंप्रेशन में इंक्रीज। कैसे हुआ ये, दो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, यही था, ठीक है। मैंने कैसे बताया था, अगर हमें किसी की इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है तो क्या करो, या तो उसे हीट दे दो या फिर उसका वर्क कर दो, दोनों तरह से बढ़ सकती है। तो ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब एडियाबैटिक है तो डी क्यू तो क्या होगा, 0 होगा, और एक्सपेंशन है तो क्या होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। वर्क डन बाय द सिस्टम कैसा होता है, नेगेटिव, तो डी इसका मतलब डी यू क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव, ठीक है। और डी यू क्या होता है, सी वी डी टी, एन सी वी डी टी। इसको यूँ लिख सकते हैं, डी टी मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर,
और डी यू नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव कब आएगा? जब इनिशियल टेम्परेचर इज ग्रेटर देन फाइनल टेम्परेचर। तो हम क्या कह सकते हैं, इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन टेम्परेचर जो फाइनल होगा वो कम होगा, डिक्रीज करता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हमारे पास है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये क्या होता है? मतलब ये वो वाला फैक्टर है जो कन्वर्ट कर दे पाथ फंक्शन को स्टेट फंक्शन में। जो भी फैक्टर कन्वर्ट करे पाथ फंक्शन को स्टेट फंक्शन में वो होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। कैसे? अगर हमें हीट लें, डी क्यू लें, तो ये कैसा फंक्शन है? पाथ फंक्शन है। और अगर हम डी एस लें तो ये कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। आपने किसी ने पूछा था कमेंट में कि एंट्रोपी कैसे स्टेट फंक्शन है, मैं अभी शो कर रही हूँ आपको। ठीक है, तो एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है। तो अगर हम डी क्यू बाई टी ले लें, एंट्रोपी यही होती है, चेंज इन हीट बाय टेम्परेचर। तो अगर हम डी क्यू बाई टी लें, मतलब इसको टेम्परेचर से डिवाइड करने के बाद ये पाथ फंक्शन किस में कन्वर्ट हो गया? स्टेट फंक्शन में। ये था पाथ, इसको हमने 1/t किया और ये स्टेट बन गया। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? हियर 1/t इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो अब कैसे कहेंगे कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है? तो देखो, ds को हमने क्या लिखा? dq/t। और हमारे पास फर्स्ट लॉ क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स का? du इज इक्वल्स टू dq प्लस w। और dq क्या होगा? du माइनस w। और w क्या होता है? माइनस pdv। तो ये हो गया हमारे पास। तो dq की जगह ये रख सकते हो, तो du प्लस pdv बाई t ये हो जाएगा। अच्छा, du क्या होता है? cv dt, ncv dt होता है ना, तो इसको लिख सकते हो cv dt बाई t प्लस pdv बाई t। आइडियल गैस के लिए pv इक्वल टू RT, तो यहाँ पे p क्या होगा? RT बाई v यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर का फंक्शन आ जाएगा ना, RT बाई v। ये t से t कैंसिल। अच्छा, अब cv बाई t हो गया और यहाँ पे dt। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास cv बाई टी। इसको हम क्या मान लें? स्टेट फंक्शन शो कर रहे हैं, इसको m मान लें, dt प्लस, और ये हो जाएगा n dv। तो क्या करना है? करली m बाई करली v, यानी कि 1/t करली cv बाई क्या करोगे? करली v एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही करना है, dt प्लस, ना dt नहीं लिखना, यूलर्स थ्योरम लगा रहे हैं ना, करली m बाई करली v करना है। ठीक है, और ये क्या होगा? r बाई v का करेंगे विद टेम्परेचर, यानी कि करली बाई करली t ऑफ r बाई v। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है, ये होगा 0 अभी करा है, और इसमें भी टेम्परेचर नहीं है, ये कांस्टेंट है, और ये भी 0, तो इक्वल हो गए। इसका मतलब एंट्रोपी कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है। यहाँ से समझ आ गया होगा ना, मैंने थोड़ा सा क्या किया, इसको m मान लिया, इसको n मान लिया। अब विद कांस्टेंट टेम्परेचर है तो 1/t बाहर, cv को b के साथ, इसको इसके साथ, वही यूलर्स थ्योरम लगाई है और दोनों इक्वल आ गए, मतलब एंट्रोपी इज द स्टेट फंक्शन। ठीक है, हम यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर रहे थे, तो यहाँ पे 1/t क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। नोट कर लो।